वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और आज हम देखेंगे भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA के बारे में। तो देखिए, IRDA भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, ठीक है। और इसको जो है ये बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 द्वारा भारत सरकार द्वारा पारित संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया। 1999 है अधिनियम, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है और यह 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था। ये जो है सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, पूर्णकालिक और 4 आंशिक कालिक सदस्यों सहित 10 सदस्यीय निकाय है IRDA। अब देखते हैं सेबी विभाग। तो सेबी अपने 20 विभागों के माध्यम से भारतीय वित्तीय बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी के 20 विभाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले नंबर पर है कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट CDMRD। फिर है नगर वित्त विभाग CFD, आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग DEPA, ऋण और हाइब्रिड प्रतिभूति विभाग DDHS, प्रवर्तन विभाग 1 यानी EFD1 और प्रवर्तन विभाग 2 और EFD2, पूछताछ और न्याय निर्णय विभाग EAD, सामान्य सेवा विभाग GSD, मानव संसाधन विभाग HRDM, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ITD, एकीकृत निगरानी विभाग ISD, जांच विभाग IVD, निवेश प्रबंधन विभाग IMD, कानूनी कार्य विभाग LAD, बाजार मध्यस्थ विनियमन और एवं पर्यवेक्षण विभाग MIRSD, बाजार विनियमन विभाग MRD, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कार्यालय OIA, निवेशक सहायता और शिक्षा कार्यालय OIAE, अध्यक्ष का कार्यालय OCH और क्षेत्रीय कार्यालय RO, ठीक है। सेबी की बात करें यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो इसको पहली बार 1988 में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और 30 जनवरी 1992 को यह एक स्वायत्त निकाय बन गया और भारतीय संसद द्वारा सेबी अधिनियम 1992 के पारित होने के साथ इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गईं। इसका मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के व्यावसायिक जिले में है और इसे क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद में पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। अगला आता है IDBI बैंक। तो यह IDBI बैंक लिमिटेड भारत सरकार के वित्त कार्यालय के स्वामित्व में एक विकास वित्त संस्थान है और 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के रूप में इसको स्थापित किया गया था, जो एक विकास वित्त संस्थान है जो औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। 2005 में संस्था को अपनी वाणिज्यिक प्रभाग यानी IDBI बैंक के साथ इसको मिला दिया गया और वर्तमान में बैंकिंग इकाई ये बन गई। इसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है अन्य सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में है और बाद में 2019 में RBI ने इसे DFI के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। कई राष्ट्रीय संस्थान IDBI में अपनी जड़ें जमाते हैं, जैसे SIFD, इंडिया एक्सिम बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। फिर अगला है IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसके बारे में देखते हैं। तो 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में एक नया बैंक स्थापित करने के लिए IDFC बैंक लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके बाद IDFC लिमिटेड ने अपनी बुनियादी ढांचा, वित्त परिसंपत्तियों और देनदारियों को एक नई इकाई IDFC बैंक को बेच दिया। फिर है IDFC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। तो इसको 30 जनवरी 1997 को चेन्नई में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ शामिल किया गया और 9 जून 1997 को इसका परिचालन शुरू हुआ। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट
भारतीय स्टेट बैंक। तो इसकी जड़ें 19वीं सदी के पहले दशक में हैं और जब बैंक ऑफ कलकत्ता ने बाद में बैंक ऑफ बंगाल का नाम बदलकर 2 जून 1806 को स्थापित किया था। बैंक ऑफ बंगाल 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक था। 2 अन्य बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रूप में शामिल किया गया था और ये शाही चार्टर का परिणाम थे। तीनों बैंकों को 1861 तक कागजी मुद्रा जारी करने का विशेष अधिकार प्राप्त था, जबकि जब कागजी मुद्रा अधिनियम के साथ भारत सरकार द्वारा अधिकार ले लिया गया था। प्रेसिडेंसी बैंकों का 27 जनवरी 1921 को एकीकरण हुआ और पुनर्गठित बैंकिंग इकाई ने इनका नाम बदल करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक संयुक्त स्टॉक कंपनी बना रहा, लेकिन सरकार की भागीदारी के बिना। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी के बैंक थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। फिर इन तीनों को एकीकरण हो गया 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। फिर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में एक नियंत्रित हित हासिल कर लिया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारतीय स्टेट बैंक बना। ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955। 2008 में भारत सरकार ने SBI में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया ताकि हितों के टकराव को दूर किया जा सके। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है और भारतीय स्टेट बैंक का एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और वित्तीय सेवा संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो 2021 के फॉर्च्यून ग्लोबल की रिपोर्ट आई थी, इसमें भारतीय स्टेट बैंक 205वें स्थान पर है, 2020 वाले में 21वें स्थान पर था। कुछ बैंक और उनके प्रकार देख लीजिए। इंडियन बैंक का प्रकार है सार्वजनिक, ICICI का है निजी, सिटी बैंक है विदेशी और सारस्वत बैंक है सहकारी बैंक। फिर अगली संस्था है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें 190 देश शामिल हैं और इसका जो मिशन है वो है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए ये काम कर रहा है। 1944 में गठित 27 दिसंबर 1945 को ये शुरू हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में मुख्य रूप से हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मिनार्ड कीन्स के विचारों से 1945 में 29 सदस्य देशों के साथ औपचारिक अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के पुनर्निर्माण का लक्ष्य था। फिर इसके आप जो हैं ये करंट अफेयर्स से आप एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा। आगे हैं गीता गोपीनाथ, जो पहले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत थी, को पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ। मिशन देख लेते हैं। इसका मिशन है IMF का प्राथमिक मिशन है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना ये IMF का प्राथमिक मिशन है। विनियमन दरों, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली जो देशों और उनके नागरिकों को एक दूसरे के साथ लेन देन में सक्षम बनाती है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। ठीक है, IMF से रिलेटेड सदस्यता 190 देश, 189 संयुक्त राष्ट्र के देश और कोसोवो। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC है। कार्यकारी बोर्ड 24 निदेशक प्रत्येक देश या देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्मचारी 50 देशों से लगभग 2700 लोग। कुल कोटा है SDR 477 अरब यानी 687 अरब अमेरिकी डॉलर। उधार लिया गया संसाधन लिफाफा SDR 442 बिलियन यानी 708 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उधार व्यवस्था के तहत प्रतिबद्ध राशि SDR 200 बिलियन यानी US 288 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें से SDR 94 बिलियन का आहरण नहीं किया गया है। सबसे बड़े कर्जदार हैं इसके अर्जेंटीना, मिस्र, यूक्रेन और पाकिस्तान। सबसे बड़ा एहतियाती ऋण मैक्सिको, चिली, कोलंबिया। क्षमता विकास दर
फाइनेंशियल ईयर 2020 में US बिलियन डॉलर 303 है, ठीक है। और IMF के कुल बजट का लगभग 1/3। प्राथमिक उद्देश्य देख लीजिए इसके। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग से बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुगम बनाना, विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना, भुगतान की एक बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना तथा भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराएं पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ। ये IMF के कुछ इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हैं, प्राथमिक उद्देश्य हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।